हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो राजनीति में शोध पद्धति सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान और बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में जो आपका अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक है, डीएससी का सब्जेक्ट है राजनीति में शोध पद्धति, रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिकल, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स होता है, और ये आपका बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान बीए प्रोग्राम में भी होता है। अगर आपके पास राजनीति में शोध पद्धति सब्जेक्ट है और आप कोई से भी कोर्सेज से बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास राजनीति में शोध पद्धति सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो आपका सेकंड चैप्टर रहने वाला है, जिसमें हम शोध की संकल्पना को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शोध की अवधारणा बनाने की प्रक्रिया किसी भी विद्वत्तापूर्ण कार्य के विकास के लिए मौलिक है। जो आपकी शोध की अवधारणा है वो किसी भी प्रक्रिया जो आपकी शोध की अवधारणा है वो किसी भी प्रक्रिया, किसी भी विद्वत्तापूर्ण कार्य के विकास के लिए एक जरूरी है। यह अध्ययन उन प्रारंभिक चरणों की पड़ताल करता है जो एक शोधकर्ता को अपने अध्ययन को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए उठाने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह मौजूदा ज्ञान के भंडार में सार्थक योगदान देता है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो आपके प्रारंभिक चरणों की पड़ताल है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो आपका एक शोधकर्ता होता है वो अपने अध्ययन को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए उसको क्या कदम उठाने चाहिए, और साथ ही ये भी देखेंगे जो आपका मौजूदा ज्ञान के भंडार है उसमें उसका क्या सार्थक योगदान होता है। तो सबसे पहले हम आपका साहित्य की समीक्षा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका ये देखें हमें साहित्य की समीक्षा करनी ही क्यों है। साहित्य की समीक्षा का जो उद्देश्य होता है वो किसी विशेष विषय, शोध या विषय के बारे में मौजूदा शोध सिद्धांतों और विचारों को संकलित और विश्लेषित करना साहित्य की समीक्षा का उद्देश्य होता है। और जो आपकी साहित्य की समीक्षा होती है, इसमें शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि पहले से क्या काम हुआ है और किन मुद्दों पर ध्यान दिया गया है और किस क्षेत्र में शोध की आवश्यकता है। साहित्य समीक्षा के माध्यम से हम यह भी देखते हैं कि जो आपका नया शोध है उसमें मौजूदा ज्ञान के साथ संवाद करता है और उनमें योगदान भी करता है। तो इसलिए हमें साहित्य की समीक्षा करनी आवश्यक होती है। अब हम आपके साहित्य समीक्षा के महत्व के मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मौजूदा ज्ञान की पहचान। जो साहित्य समीक्षा होती है वो पहले से उपलब्ध ज्ञान, सिद्धांतों और अनुसंधान का आकलन करती है। सेकंड आपका अनुसंधान अंतराल, यह उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है जहां अभी भी अनुसंधान की आवश्यकता होती है। साहित्य अनुसंधान में हम ये देखते हैं कि जो आपके ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपको अनुसंधान की आवश्यकता होती है, उन सभी को हम अनुसंधान अंतराल के अंतर्गत रखते हैं। थर्ड आपका आता है शोध में दिशा। यह एक नई शोध को एक सही दिशा प्रदान करने में मदद करती है, जिससे कि हमें पता चल सके जो अनुसंधान है वो मौजूदा निष्कर्ष और परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में किया जा रहा है। फोर्थ आपका आता है तथ्यों की पुष्टि। इस शोध में हम ये भी देखते हैं कि जो उनकी विचारधारा और निष्कर्ष है वे पहले से प्रकाशित कार्यों से मेल खाते हैं या नहीं। तो ये हमने आपके साहित्य समीक्षा के महत्व के मुख्य बिंदु देख लिए। अब हम आपका साहित्य समीक्षा की प्रक्रिया देख लेते हैं। जो आपकी साहित्य समीक्षा की प्रक्रिया ये विभिन्न चरणों में बटी है, जिनमें आपका सबसे पहला आता है विषय का चयन और परिभाषा। सबसे पहले तो हम साहित्य समीक्षा करने के लिए हम सबसे पहले समीक्षा की करने के लिए उसके विषय का स्पष्ट चयन करते हैं और ये परिभाषित करते हैं कि जो आपका शोध है वो किस संदर्भ में किया जा रहा है। और ये आपका ये शुरू का चरण है, इस चरण में हम अनुसंधान के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। सेकंड, फिर जब हम आपका विषय का चयन कर लेंगे और परिभाषित कर लेंगे उसको, फिर हम आपको स्रोतों की पहचान और संग्रह करेंगे, जैसे कि आपके विभिन्न पुस्तकें हो गई, लेख हो गए, शोध पत्र हो गए या अन्य सामग्री जो भी उस विषय से संबंधित है उन सभी को इकट्ठा करेंगे और उसमें से हम आपके जो चयन है उन सभी स्रोतों की पहचान का चयन करेंगे। और जो आपका चरण होता है ये अनुसंधान के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय स्रोतों का चयन करने में मदद करता है।
थर्ड आपका आता है समीक्षा और विश्लेषण। इसमें हम इकट्ठा किए गए साहित्यों का विश्लेषण करते हैं और साथ में जो आपकी विभिन्न विचारधाराएं होती है, निष्कर्ष होते हैं और दृष्टिकोण होते हैं, उन सभी का तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। फोर्थ फिर आपका आता है सारांश और निष्कर्ष। इसमें हम जो भी हमने समीक्षा करी उसका सारांश निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि उससे हमें किस प्रकार के अनुसंधान प्राप्त हुए, कि वे आपके किस प्रकार के मार्गदर्शन में सहायता प्रदान करते हैं या फिर नहीं। फिफ्थ आपका आता है फिर आपका रिपोर्ट लेखन। अंत में जब आपका साहित्य समीक्षा हो जाता है तो उसका संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप में उसे लिखा जाता है, जिसे ये हम रिपोर्ट लेखन कहते हैं, जो कि आपके अनुसंधान के उद्देश्य, विश्लेषण और निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। तो ये हमने आपके साहित्य समीक्षा की प्रक्रिया देख ली। अब हम आपका सोच समस्या का निरूपण देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजनीति विज्ञान में अनुसंधान समस्या क्या है। और जो आपका राजनीति विज्ञान है, इसमें अनुसंधान समस्या उस विशेष प्रश्न या मुद्दे को कहा जाता है जिस पर आपका शोधकर्ता अपना ध्यान केंद्रित करता है, और यह समस्या एक ऐसी असमंजस्य सवाल है जिसे हल करने के लिए गहरे अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। राजनीति विज्ञान में हम शोध समस्याएं जैसे कि देखेंगे समाज, सरकार, नीतियां, चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सार्वजनिक व्यवस्थाओं से, ये सभी आपके राजनीति विज्ञान में शोध समस्याएं से जुड़ी होती है। राजनीति विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार की समस्या देखते हैं और उनके विभिन्न प्रमुख पहलू भी देखते हैं। तो चलिए उन पहलुओं को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है समाज और राजनीति की घटनाओं का विश्लेषण। जो भी आपकी राजनीति से संबंधित घटनाएं होती है, प्रक्रियाएं होती है, संस्थाएं होती है, जैसे कि चुनाव हो गया, जनमत संग्रह हो गया, सरकारी नीतियां हो गई, या समाज में हो रहे कोई भी बदलाव, जो कि आपके शोध के मुख्य विषय हो सकते हैं। सेकंड आपका नवीनता और जटिलता। अनुसंधान समस्या में आपकी नवीनता होनी चाहिए, यानी कि कोई नया प्रश्न या पहलू हो जिससे कि हम पर्याप्त रूप से समझा ना गया हो और उस पर पर्याप्त शोध ना हुआ हो। थर्ड आपका आता है विवाद या मतभेद। जो आपके कई मुद्दों पर विभिन्न प्रकार के विवाद या मतभेद रहते हैं, उनको हम फिर आपको शोधकर्ता को एक नई समस्या प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वे आपको प्रेरित करते हैं। तो ये हमने आपका राजनीति विज्ञान में अनुसंधान समस्या देख ली। अब हम आपके शोध समस्या तैयार करने के चरण देख लेते हैं। इसमें आपके महत्वपूर्ण विभिन्न चरण होते हैं जो कि आपके विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आता है विषय की पहचान। जो आपका सबसे पहले शोधकर्ता क्या करता है, शोधकर्ता राजनीति के किसी विशेष क्षेत्र या मुद्दे का चयन करता है। उसके बाद उसे जो दिलचस्प लगता है और जो भी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक हो, उसको ही वह चयन करता है। देन वो अपना विषय चुनावी राजनीति विज्ञान, सरकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या सामाजिक आंदोलनों से संबंधित होता है आपका यह विषय। तो सबसे पहले तो विषय की पहचान कर लेते हैं, विषय का चयन कर लेते हैं। सेकंड फिर आपका प्रारंभिक साहित्य समीक्षा कर लेते हैं। इस चरण में जो शोधकर्ता होता है वो संबंधित विषय पर पहले से किए गए अनुसंधान और विचारों की समीक्षा करता है, ताकि उसे ये पता चल सके जो आपका ये विषय है, जिस भी विषय का उसने चयन किया है उस पर पहले क्या काम हुआ है और किस क्षेत्र में उसमें शोध की आवश्यकता है। फिर हम आपका साक्षात्कार और डेटा संग्रह कर लेते हैं। जो शोध समस्या की स्पष्टता के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्रित किया जाता है, जैसे कि आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू के द्वारा, सरकारी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई, आपकी सार्वजनिक दस्तावेज हो गए, पब्लिक जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, उन सभी से इनसे हमें समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। फोर्थ आपका आता है स्पष्ट और सटीक समस्या का निर्धारण। इसमें शोधकर्ता एक स्पष्ट और संक्षिप्त अनुसंधान समस्या तैयार करनी होती है, जो कि आपका आसानी से समझी भी जा सके और जिसका हल भी हो सके। और यह जो आपकी समस्या होती है यह न तो बहुत ही व्यापक होनी चाहिए और न ही बहुत छोटी होनी चाहिए, मध्यम साइज की होनी चाहिए ये आपकी। फिफ्थ आपका उद्देश्य और प्रश्नों का उदाहरण। फिर हम अनुसंधान के उद्देश्य और प्रमुख शोध प्रश्नों को परिभाषित करते हैं, जिसमें शोध के उद्देश्य को स्पष्ट निर्धारण किया जाता है और जो शोधकर्ता होता है वो किस दिशा में जा रहा है और कौन से सवालों का समाधान करेगा, ये हमें आपका उद्देश्य और प्रश्नों का निर्धारण करके पता लग जाता है। सिक्स्थ आपका आता है समस्या का परीक्षण और परिष्करण। अंतिम चरण में जो आपका समस्या का परीक्षण और परिष्करण है, ये आपका अंतिम चरण होता है। इसमें सोच समस्या की उपयुक्तता और व्यवहारिकता की जांच की जाती है और साथ ही ये देखा जाता है कि जो आपकी समस्या है वो जटिल हो लेकिन हल योग्य हो और उस पर शोध करना संभव हो सकता है। तो ये हमने आपके 6 के 6 प्रकार के शोध समस्या तैयार करने के चरण देख लिए। अब हम आपका ये देख लेते हैं कि हमें शोध प्रश्न तैयार कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हम आपके अच्छे प्रश्नों का महत्व देख लेते हैं। जो आपके शोध प्रश्न होते हैं वे किसी भी अनुसंधान का आधार होते हैं
और ये आपके शोध की दिशा और उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे शोध प्रश्नों का महत्व इसलिए है क्योंकि उनमें स्पष्टता और दिशा रहती है। जो आपके अच्छे प्रश्न होते हैं उनके एक स्पष्ट उद्देश्य और एक स्पष्ट दिशा उनको प्रदान होती है। और जो आपके प्रश्न होते हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि शोधकर्ता किस दिशा में काम कर रहा है और शोध के परिणाम क्या हो सकते हैं। सेकंड फिर आपका आता है अनुसंधान की गुणवत्ता। इसमें हम आपका अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रश्न अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं क्योंकि वे समस्या के मुख्य पहलुओं को सही रूप से उजागर करते हैं और शोध को एक केंद्रीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। फिर आपका आता है गहरी विश्लेषण की ओर प्रेरणा। जो आपके अच्छे शोध प्रश्न होते हैं उनमें अनुसंधानकर्ताओं को गहरे और विश्लेषणात्मक तरीकों से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं आपके अच्छे शोध प्रश्न, जिससे कि आपका जो उत्तर है वो स्पष्ट और वैध हो जाता है। फोर्थ आपका आता है सही जानकारी की प्राप्ति। अच्छे प्रश्नों में हमें सही जानकारी की प्राप्ति होती है जिससे कि शोध के निष्कर्ष प्रभावी और सटीक बन जाते हैं। तो ये हमने आपके अच्छे प्रश्नों का महत्व देख लिया। अब हम आपका प्रश्न तैयार करना देख लेते हैं कि हमें अच्छे प्रश्न तैयार कैसे करने हैं, जिसमें हम सबसे पहले विषय का पहचान करते हैं। सबसे पहले शोधकर्ता क्या करता है, एक स्पष्ट और विशिष्ट विषय चुनता है जिस पर उसे शोध करना होता है। और जो आपका ये विषय होता है उसको संकुचित करता है। फिर शोधकर्ता किसी विशेष पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सेकंड फिर वो आपका समस्या की पहचान करता है। शोध उस विषय में जो भी समस्या होगी उसकी पहचान करेगा और उसका उत्तर या समाधान खोजने की कोशिश करेगा। और जो आपकी ये समस्या होती है यह आमतौर पर समाज, राजनीति या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। थर्ड आपका आता है पुनः परिभाषित और स्पष्ट प्रश्न बनाना। प्रारंभ में जो आपके प्रश्न उठाए जाते हैं वे स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से पुनः परिभाषित किए जाते हैं ताकि जो आपका शोध है वो उसका उद्देश्य मेल खाता हो और प्रश्न को एक सटीक और परीक्षण योग्य के लिए तैयार किया जाता है। फिर आपका आता है संभावित उत्तरों का परिकल्पना। शोधकर्ताओं को अपने प्रश्नों के संभावित उत्तरों का परिकल्पना करना चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि शोध कौन सी नई जानकारी प्राप्त हो रही है हमें शोध से। तो ये हमने आपकी प्रश्न तैयार करना देख लिया। अब हम आपका प्रश्नों का परिशोधन देख लेते हैं। जो आपके शोध प्रश्न होते हैं उनका परिशोधन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उनसे हमें अधिक जटिल, सटीक, प्रासंगिक और कार्यात्मक जानकारी मिलती है। और जो आपकी यह प्रक्रिया होती है ये शोध प्रश्नों के सुधार और परिष्कार में मदद करती है। तो सबसे पहला आपका आता है स्पष्टता और संक्षिप्तता। जो प्रश्नों को संक्षिप्त, स्पष्ट और सीधे तौर पर पूछा जाना चाहिए ताकि जो उनका उत्तर है वो आसानी से प्राप्त हो सके। और जो अस्पष्ट है वो बहुत ही व्यापक प्रश्नों से बचना चाहिए। सेकंड आपके प्रश्नों की वैधता। जो आपके ये प्रश्न होते हैं उसमें आपके सामाजिक, राजनीतिक या अन्य संदर्भों में वास्तविक और प्रासंगिक होने चाहिए। और उन साथ में उन प्रश्नों में यह भी देखना चाहिए कि जो आपके प्रश्न है विश्वसनीय डेटा और विश्लेषण से उत्तर प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं। थर्ड आपका आता है संपूर्णता। प्रश्नों को इस तरह के से तैयार किया जाना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ने ना पाए, बल्कि उनके हर पहलुओं को सही तरीके से संबोधित करना आवश्यक होता है। फिर हम आपका देखते हैं टेस्टिंग और पुनरावलोकन। इसमें हम शोध प्रश्नों को अक्सर परीक्षण करते हैं उनका और फिर से उन्हें संशोधित करते हैं। मतलब कि जो हमारे शोध प्रश्न होते हैं उसका हम परीक्षण करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। जहाँ पर भी उसमें शोध की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम उसे संशोधित करते हैं ताकि हमें यह पता चल सके जो आपका प्रश्न है वो वास्तविक अध्ययन से जुड़ा है और अनुसंधान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है। फिर हम आपका आता है शोध के दायरे में फिट होना। जो प्रश्नों का परिष्कार होता है वो इस प्रकार से किया जाता है कि वो अध्ययन के दायरे में फिट हो जाए और अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रबंधनीय बनाए। अब हम आपका स्रोत और उद्धरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्रोत और उद्धरणों का महत्व देख लेते हैं। तो इनके अनुसंधान में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनके आपके विभिन्न महत्व भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके महत्व देख लेते हैं। ये आपका विश्वसनीयता और प्रामाणिकता साबित करते हैं। जो आपके स्रोत और उद्धरण होते हैं इनके माध्यम से हम किसी भी विचार तर्क की पुष्टि करते हैं जिससे कि हमें जो शोध की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता है वो मिल जाती है। और जो शोधकर्ता होता है उसके द्वारा उद्धृत स्रोत यह दर्शाते हैं कि वह अपने शोध में पहले से उपलब्ध ज्ञान और प्रमाणों पर आधारित है। सेकंड आपका आता है स्रोत की पारदर्शिता। उद्धरणों के माध्यम से ही हमें यह पता चलता है कि जो आपका स्रोत है उसकी विशेष जानकारी कहाँ से ली गई है और जिससे कि पाठक को यह जानने का अधिकार मिलता है कि उस जानकारी की उत्पत्ति क्या है। थर्ड आपका आता है बौद्धिक ईमानदारी। इसमें हम उचित उद्धरण, बौद्धिक चोरी से बचते हैं और जो आपको शोधकर्ता होते हैं वे विचारों और अनुसंधान में ईमानदारी और पारदर्शिता को बनाए रखते हैं। फोर्थ आपका आता है साक्षात्कार और प्रमाण।
इसमें स्रोत और उद्धरण में हमें इसमें इस प्रकार से सहायता मिलती है कि जो आपके प्रमाण पत्र होते हैं ये उसी रूप में आपके साक्षात्कार और प्रमाण काम करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो आपके शोधकर्ता है उन्होंने अपने निष्कर्षों को स्थापित करने के लिए सही और प्रमाणिक स्रोतों से जानकारी ली है या नहीं। तो ये हमने आपका स्रोत और उद्धरणों का महत्व देख लिया। अब हम आपके स्रोतों के प्रकार देख लेते हैं। जो आपका स्रोत का वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया गया है, जिनमें आपके दो मुख्य है, तो हम उन दो प्रमुख स्रोत को देख लेते हैं। जिसमें आपका पहले आते हैं प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज। जो आपके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं ये मूल और वास्तविक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके उदाहरण में आप देख सकते हैं कोई दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, साक्षात्कार, सर्वेक्षण डेटा या व्यक्तिगत अनुभव। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं चुनाव परिणाम, संसद की कार्यवाही या किसी प्रमुख नेता का भाषण। सेकंड आपके होते हैं माध्यमिक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस। इस स्रोत से हमें पहले से उपलब्ध प्राथमिक स्रोतों के विश्लेषण, व्याख्या और रिपोर्टिंग पर आधारित होते हैं ये आपके माध्यमिक स्रोत। इनके उदाहरण में आप किताबें, शोध पत्र, समीक्षा लेख और दूसरे शोधकर्ता द्वारा किए गए विश्लेषण देख सकते हैं। तो ये तो हमने आपके स्रोतों के प्रकार देख लिया। अब हम आपके उद्धरण के प्रकार देख लेते हैं। जो आपके उद्धरण होते हैं ये भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है डायरेक्ट क्वांटिटेशन, प्रत्यक्ष उद्धरण। इसमें जो प्रत्यक्ष उद्धरण होता है इसमें किसी स्रोत से शब्दशः उद्धरण लिया जाता है और इसे उद्धृत सामग्री के रूप में ठीक से प्रस्तुत किया जाता है। इसे हम इस प्रकार के चिन्ह से प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि ये लिखा है लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार। यह आपका अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो ये आपका एक प्रकार का उद्धरण है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार के चिन्हों का भी उपयोग किया गया है। सेकंड आपके जो उद्धरण के आते हैं वे आपके आते हैं परोक्ष उद्धरण, इनडायरेक्ट कोटेशन। इसमें परोक्ष उद्धरण में आपके किसी स्रोत से विचारों या जानकारी को बिना शब्दश उद्धृत किए उसे अपनी भाषा में संक्षेपित किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो आपका लिंकन है उसने लोकतंत्र को लोगों की सरकार के रूप में परिभाषित किया है। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाया गया है, लेकिन बात को उसी रूप में परिभाषित किया गया है। थर्ड आपका आता है सारांश उद्धरण। सारांश उद्धरण में इस प्रकार के उद्धरण आते हैं जिसमें हम सामग्री को संक्षेप में और अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, और इसमें सारांश उद्धरण में आपके मूल विचार को व्यक्त करने की कोशिश की जाती है लेकिन शब्दों में बदलाव किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों की सत्ता होती है जो उनके हितों के लिए कार्य करती है। तो आपका जो ये उद्धरण में हमने देखा ये आपका भाषण एक ही है लेकिन उसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है। तो ये हमने आपके उद्धरण के प्रकार देख लिए। अब हम आपका स्रोत और उद्धरण में चुनौतियां देख लेते हैं। तो आपके स्रोत और उद्धरण में कई चुनौतियां हैं जिनसे शोधकर्ताओं को जूझना पड़ रहा है। जिसमें आपका सबसे पहला आता है स्रोतों की उपलब्धता। जो कई बार शोधकर्ता होते हैं उन्हें आवश्यक स्रोत प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वे पुराने व दुर्लभ दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं। और जो आपके स्रोत होते हैं ये इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं होते हैं और व्यक्तिगत शोध या पुस्तकालय का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सेकंड आपके स्रोतों की विश्वसनीयता। शोधकर्ता को यह भी देखना होता है कि जो आपके स्रोत है उसका उपयोग कर रहा है वो विश्वसनीय और प्रमाणिक है, और कभी कभी ये आपकी जानकारी भ्रामक, गलत या पक्षपाती भी हो सकती है। थर्ड आपका आता है उद्धरण की सहीता। जो उद्धरण है वो सही तरीके से प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कभी कभी उद्धरण को सही रूप से संदर्भित करना, उद्धरण के पृष्ठ नंबर का सही उल्लेख करना या सही उद्धरण शैली का पालन करना मुश्किल होता है। फोर्थ आपका आता है बौद्धिक चोरी, जिसमें हम किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या शब्दों का उपयोग किए बिना उचित उद्धरण के कारणों को बौद्धिक चोरी मानते हैं, और जिसमें आपको शोधकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और साथ ही कानूनी समस्याएं उत्पन्न होती है। फिफ्थ आपका आता है उद्धरण शैली। इसमें विभिन्न शैक्षिक और प्रकाशन संस्थाओं को उद्धरण की अलग अलग शैली होती है, जैसे आपका एपीए हो गया, एमएलए हो गया, चिकागो हो गया। या आपकी शोधकर्ताओं को सही उद्धरण शैली का पालन करना होता है जो आपको कभी कभी भ्रमित कर सकती है। तो ये हमने आपका उद्धरण की शैली देख लिया, स्रोत और उद्धरण में चुनौतियां देख ली। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। अनुभवजन्य अविद्या, प्रवचन विश्लेषण, अभिलेखीय शोध और वंश विज्ञान के माध्यम से राजनीतिक अध्ययन राजनीतिक विज्ञान वैज्ञानिकों के लिए एक व्यापक टूलकिट प्रदान करता है। और जो आपकी पद्धति होती है न केवल राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करती है, साथ ही ये आपके बातचीत में भी योगदान देती है कि हमें राजनीतिक दुनिया को कैसे समझते हैं और समझाते हैं और वो कैसे प्रभावित होती है। और जो आपके वीडियो होती है इसमें हम महारत हासिल करके छात्रों और शोधकर्ताओं राजनीतिक मुद्दों के साथ गंभीरता से जुड़ सकते हैं।
सूक्ष्म शोध प्रश्न विकसित कर सकते हैं और एक अकादमिक प्रवचन और व्यवहारिक राजनीतिक कार्रवाई दोनों में सार्थक योगदान दे सकते हैं। और जो आपकी प्रत्येक पद्धति होती है इसकी अपनी खूबियां है और इनका संयोजन राजनीतिक घटनाओं को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि जो राजनीतिक है वो सुदृढ़ और सूक्ष्म सुनिश्चित हो सके। तो ये तो मैंने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष बता दिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपके स्रोत और उद्धरण के सामने चुनौतियां हैं उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपके थर्ड चैप्टर की रहने वाली है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।